हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था एवं मौर्यकालीन धर्म के बारे में जाना, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक के माध्यम से देख लें, ताकि मौर्य साम्राज्य के बारे में टॉपिक समझने में आसानी हो। तथा आज के वीडियो का PDF भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है। PDF से पढ़ने के लिए PDF को अपने मोबाइल में सेव कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक के अंतर्गत हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य व्यापार को समझेंगे एवं साथ में मौर्यकालीन कला को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। आइए देखते हैं। मौर्यकाल में अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे, जिन्हें संबंधित रूप से वार्ता कहा जाता था। ये 3 वार्ता थे: कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार। आगे देख लेते हैं। कृषि। मौर्यकाल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुनाई होती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कृष्ट जुती हुई, आकृष्ट बिना जुती हुई, स्थल ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। आवेद मात्रक इम्पॉर्टेंट है। भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि कर 2 प्रकार के होता था। पहला है सेतु कर और दूसरा है वन कर। करों के संबंधित प्रमुख शब्दावलियां और उनके संबंधित विषय वस्तु। सीता, वेरी इंपॉर्टेंट। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे। भाग, उपज का हिस्सा, भाग कहलाता था। आयकर 20%, इसे प्रवेश्य कहते थे। निर्यात कर निष्क्रमण कहलाता था। आपातकालीन कर प्रणय कहलाता था। एक प्रकार का राजस्व कर था बलि, और हिरण्य जो है वो अनाज के रूप में ना देकर नगद दिया जाने वाला कर था। इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूमि का स्वामी को कहा जाता था और उपवास काश्तकार को कहा जाता था। अगला है उद्योग। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना एवं बुनना था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। मुख्य व्यापारिक संगठन याद रखेंगे। श्रेणी शिल्पियों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन, संघ देनदारों महाजनों का संगठन, और सार्थावाह कारवा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी अनाज से संबंधित था। आगे देख लेते हैं। मौर्यकालीन मुद्राएं। करशापन, पर्ण व धारण, यह चांदी का बना होता था। सुवर्ण या निष्क, यह सोने का बना होता था। माशक एवं काकणी, यह तांबे का सिक्का होता था। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, रूपदर्शक कहा जाता था। पर्ण 3/4 तोले बराबर चांदी का सिक्का था। याद रखेंगे। मयूर, पर्वत तथा अर्धचंद्र छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। अगला है व्यापार एवं वाणिज्य। मौर्यकाल में व्यापार आंतरिक एवं बाह्य, जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत के भृगुकक्ष बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है मौर्यकाल में इन दोनों बंदरगाहों के नाम। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी व कलिंग की राजधानी तोसली थी। मेगस्थनीज ने एग्रोनोमाई, इंपॉर्टेंट है, नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुआ, सीपियाँ, मोती, रंग, नील और लकड़ी का निर्यात होता था। व्यापार शुल्क भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क
बाह्य शुल्क, राजधानी से लिया जाने वाला शुल्क, अभ्यंतर एवं विदेशी माल पर वसूला जाने वाला शुल्क आधित्य था। इसी प्रकार निर्यात पर निष्क्रिय तथा आयात पर प्रवेश्य लगाया जाता था। अब देख लेते हैं व्यापारिक मार्ग। प्रथम मार्ग था उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर से पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति तक जाने वाला मार्ग सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। इस मार्ग को याद रखेंगे। दूसरा मार्ग था पश्चिम में पाटल से पूरब में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। आगे देख लेते हैं तीसरा मार्ग है दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाली मार्ग। और चौथा मार्ग है यह भृगुकक्ष बंदरगाह से मथुरा तक जाता था, जिस मार्ग में उज्जैनी आधुनिक उज्जैन पड़ता था। आखिरी देख लेते हैं मौर्यकालीन कला। मौर्य युगीन कला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है राजकीय कला तथा लोक कला। राजकीय कला राजलक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया जाता है, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल किए जाते हैं। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूनों में अशोक के एकाश्म स्तंभ है, जो उसके धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वास्तुकला में एक नई शैली का आरंभ किया। गुहा वास्तु इस कला की अन्य देन है। अशोक के शासनकाल में ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल, ये पत्थरों नहीं है, ये पत्थरों का इस्तेमाल। लौह अयस्कों का सधा हुआ उपयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग एवं भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग, ये कुछ विशेषताएं हैं। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि, उंगलियों या चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में डालकर किया जाता था। पारखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना, धौली उड़ीसा का हाथी तथा दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति मौर्य कला का विशिष्ट उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृति तथा उसके नीचे की वल्लारी आकृति अशोककालीन मूर्तिकला का बेहतर नमूना है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम अशोक के उत्तराधिकारी के अंतर्गत अंतिम मौर्य शासक के बारे में पढ़ेंगे एवं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं फेसबुक, व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने दोस्तों को शेयर करें। पढ़ते रहें, रोज़ नया सीखते रहें। धन्यवाद।